हेलो एवरीवन, मैं लोकेश कुमार एक बार फिर सारंश क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम संघवाद क्लास 10th के दूसरे अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम फॉर एग्जाम्पल जो हमने पहले पार्ट में जो सत्ता की साझेदारी थी उसके बारे में जो अध्ययन किया था, उसी के आधार पर हम इसके लिए एक नई रूपरेखा देंगे, क्योंकि सत्ता की साझेदारी के बाद ही हम संघवाद का मतलब अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि संघवाद आखिर होता क्या है। जैसे कि हमने इसके प्रथम अध्याय में देखा था, बेल्जियम एक देश था और एक श्रीलंका था। दोनों ही देशों में जो शासन प्रणाली थी वो अलग अलग रही। जैसे कि श्रीलंका में देखा जाए तो सिहली जो समुदाय था उसके जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली के लिए अपनाया। वहीं अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो वहाँ पर चाहे लोअर क्लासेज हों या मिडिल क्लासेज हों या हाइपर क्लासेज हों, तीनों समुदायों ने वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सूझबूझ के साथ एक संघीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया और कानून जो लोकतंत्र था उसकी एक नींव रखी। उसी को लेकर हम चलते हैं। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर लोकतंत्र संघवाद है और उसके लिए दो प्रकार की सरकारें चुनी जाती हैं, जिसमें प्रथम सरकार होती है हमारी केंद्र सरकार और दूसरी सरकार होती है हमारी राज्य सरकार। संघवाद में अगर हम देखें तो दो प्रकार की सरकारें मुख्य प्रकार की होती हैं, जैसे कि एकात्मक शासन प्रणाली, और जो संघवाद का अर्थ होता है वो होता है संघीय शासन प्रणाली। हमारे भारत में जो मुख्य स्तर की सरकार हैं वो दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है और एक राज्य सरकार जो राज्य स्तर की सरकार होती है। केंद्र सरकार का मुख्य कार्य जो होता है वो देश की प्रगति को आगे बढ़ाना होता है, देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना होता है, और जो हमारे राज्य सरकार होती हैं उनके लिए केवल राज्य में रहकर, यानी दैनिक कार्य हों या मास कार्य हों या फिर आपके ईयरली वर्क हों, उनके लिए सर्टिफाइड करना होता है और उनके लिए ही प्रोसेस करते हैं वो। अगर मैं बात करूं, ये दोनों सरकारें एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। दोनों ही स्तर की सरकार स्वतंत्र होती हैं पूर्ण रूप से। किसी भी सरकार के लिए एक दूसरे के लिए कोई जवाब देना नहीं होगा। अगर बात करूं मैं फाइनेंशियल की, अगर वित्त की दृष्टि से देखते हैं तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के कुछ अधीन होती है। किसी भी परियोजना लागू करने के लिए या योजनाबद्ध किसी नए कार्य को लागू करने के लिए हमारी जो राज्य सरकारें हैं केंद्र सरकारों के ऊपर निर्भर रहती हैं, मगर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वहीं अब बात करेंगे हम एकात्मक शासन प्रणाली की। एकात्मक शासन प्रणाली, जैसे कि हम सत्ता की साझेदारी की पाठ में जो प्रथम अध्याय था उसमें देख चुके हैं कि जो एक स्तरीय सरकार होती है वो किसी एक विशेष समुदाय संगठन की ही सरकार होती है। एक स्तरीय सरकार के मुख्य कार्य होता है कि यहाँ पर जो केंद्र होगा उसके अधीनस्थ होंगे, और यहाँ पर जो केंद्र सरकारें होंगी संघीय शासन प्रणाली में, वहाँ पर राज्य सरकार भी होंगी, मगर एकात्मक या एक स्तरीय सरकार में हमेशा अधीनस्थ होते हैं। जो एकात्मक शासन प्रणाली को जवाबदेह होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे वो। जैसे कि एक पुत्र अपने पिता के लिए जवाबदेह होता है अगर वो कोई मिस्टेक करता है लाइफ में, उसी प्रकार अधीनस्थ जो होते हैं वो एकात्मक शासन प्रणाली के लिए जवाबदेह होंगे। तो यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी। अब हम थोड़ा इसके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वो ये हैं संघीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। इसकी सबसे पहली विशेषता है दो या दो से अधिक सरकारें होती हैं।
तो मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि संघीय शासन प्रणाली होगी, उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें स्वतंत्र होंगी, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगी। केंद्र सरकार का जो मुख्य कार्य होगा देश की अर्थव्यवस्था या देश को आगे बढ़ाना होगा। वहीं राज्य सरकार की बात करूं तो वो दैनिक, माह या साल के कार्य के लिए प्रोसीड करेंगी, परियोजना लागू करेंगी। दूसरी हमारी है, अगर केंद्र सरकार की दूसरी मुख्य विशेषता होती है कि पूरे ही देश में एक राष्ट्र हित में सारे ही कंट्रोलिंग पावर, नियंत्रण क्षमता उसके हाथ में होती है। जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 व्यक्तियों पर सबसे पहले केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। वहीं मैं राज्य सरकार की बात करूं तो कुछ व्यक्ति या कुछ समुदाय या जितने बार राज्य में रेसिडेंट होंगे या निवासी होंगे, मूल निवासी होंगे वहाँ के, केवल वो उन सरकारों, उन जो लोग हैं उनके ऊपर ही कहीं ना कहीं तक अपना नियंत्रण रख पाएगी। तीसरी बात है हमारी, अधिकार क्षेत्र संविधान में लिखे गए हैं और सुरक्षित हैं। कोई भी योजना हो या कोई भी अनुच्छेद हो या कोई भारतीय दंड संहिता हो, दोनों ही सरकारों में ये वर्णित होता है, जिसका मुख्य जो कार्यालय है हमारा वो न्यायपालिका है, और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैं हमारे, जो संविधान के लिए प्रोसीड करते हैं, उनके यहाँ पर ये चीज़ लिखित रूप से प्रमाणित है। चौथे पॉइंट की बात करें, किसी भी प्रकार का बदलाव दोनों की सहमति से। मैं बात करूं, किसी भी योजना में या किसी अनुच्छेद में अगर किसी प्रकार का बदलाव होगा, या राज्य स्तरीय पर हो या केंद्र स्तरीय पर हो, दोनों ही की अनुमति बहुत ही आवश्यक होगी। तो मैं लोकेश कुमार इसी छोटी सी वीडियो के साथ आपसे एक बार फिर विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।